अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी प्लेइंग 11 को लेकर। पाकिस्तान ने फाइनली अपनी जो प्लेइंग 11 है वो कल के लिए अनाउंस कर दी है, जो कि कॉन्फिडेंस का साइन है। और पाकिस्तान ये जो है जो जबरदस्त किस्म का तरीका पाकिस्तान ने अपनाया हुआ है, इससे जो है ओपोनेंट पहले ही थोड़ा सा जो है प्रेशर खा जाता है कि पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 एक दिन पहले अनाउंस कर देता है। उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को चीजें बिल्कुल क्लियर है। इस पे बात करेंगे और बात करेंगे कि इंडिया की क्या प्लेइंग 11 उतर सकती है कल पाकिस्तान के अगेंस्ट, इस पर भी बात करेंगे क्योंकि उनके केएल राहुल जो है वो भी आ चुके हैं। क्या वो खेलेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, इस पर बात होगी। और बात करेंगे शुभमन गिल के हवाले से, जिन्होंने बाबर आजम को वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो है वो कहा है, जरा उस पर बात करेंगे। और बाबर आजम ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो दोस्तों नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान ने अपनी जो प्लेइंग 11 है वो अनाउंस कर दी है। सेम प्लेइंग 11 ही पाकिस्तान की खेलेगी जो इधर लाहौर में अगेंस्ट बांग्लादेश जो है वो खेलती हुई दिखी थी, वही प्लेइंग 11 जो है वो अगेंस्ट इंडिया भी उतरने जा रही है। कितना पॉजिटिव डिसीजन है ये? देखिए, सबसे पहले तो आपको यह मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम कॉन्फिडेंस में हैं और वो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान एक दिन पहले 11 अनाउंस कर देता था। यही हमारी टीम थी, इवन बाबर भी थे, लेकिन आपकी टीम आखिरी टाइम तक नहीं पता होती थी कि क्या अनाउंस हो रही है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस का साइन और ये बड़ी अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंटली अनाउंस कर दिया। लेकिन अली, चले मैं पहले प्लेइंग 11 पढ़ के बताता हूं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं कि वाकई क्या ये ठीक है। क्योंकि आज जो मैच जारी है श्रीलंका और बांग्लादेश का, और हम देख रहे हैं ह्यूमिडिटी ग्राउंड में थी। मैं मान के चल रहा हूं कि मौसम ओवरकास्ट है, बारिश का है। मौसम के ऊपर खैर अगला शो करेंगे, पूरा कंप्लीट शो करेंगे मौसम का। लेकिन क्योंकि ह्यूमिडिटी है, और ह्यूमिडिटी आपको पता है जब होती है हब्स जिसे बोलते हैं, हब्स होती है, वहां पे फास्ट बॉलर का रोल बड़ा कम हो जाता है। और फास्ट बॉलर अगर पार्टनरशिप उनको आप थोड़ा सा खेल लो, थोड़ा सा झेल लो, तो आगे फिर बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए। और फिर स्पिनर का एक रोल होता है कि विकेट लेके दें। लेकिन अगर जैसे आज भी रेन फोरकास्ट थी लेकिन बारिश नहीं हो रही है, और अगर कल भी ह्यूमिडिटी रहती है, तो फिर आपके फास्ट बॉलर का जब रोल खत्म होता है, तो फिर अगर आपके 3 फास्ट बॉलर के बाद अगर आप फहीम की तरफ जाते हो, तो क्या वो करके देंगे जो आपके बाकी 3 फास्ट बॉलर ने किया, या क्या वो स्पिनर्स की कमी पूरी करने देंगे? ये तो सवाल बनेगा। लेकिन प्लेइंग 11 आपको पहले पढ़ के बता दें, कोई तब्दीली नहीं की गई। जो लास्ट मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला गया था सुपर 4 में, सेम प्लेइंग 11 है। ओपनिंग करेंगे फखर जमान, 7 आएंगे इमामुल हक, 3 पे आएंगे बाबर आजम, 4 पे आएंगे रिजवान, 5 पे आएंगे आगा सलमान, 6 पे आएंगे इफ्तिखार, 7 पे आएंगे शादाब, 8 पे आएंगे फहीम अशरफ, 9 पर आएंगे नसीम शाह, 10 पे आएंगे शाहीन शाह अफरीदी, 11 पे आएंगे आपके हारिस रऊफ। अच्छा, थोड़ा अर्से से आपने देखा कि इस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है, जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है वो फैंस को भी अब रट्टी हुई होती है। यानी कि पाकिस्तान इस सिचुएशन पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात भी है कि आ गया। अगर मगर की सिचुएशन जो है वो काफी हद तक खत्म हो चुकी हैं। कुछ 1-2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हमारे स्पिनर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फिर फखर जमान जो है वो ओपनिंग में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हालांकि हम ये कहते हैं कि फखर जमान वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और उसको किसी भी सूरत ड्रॉप करना बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि वो कभी भी परफॉर्म कर देगा। लेकिन इससे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, तो पीछे ऐसा हुआ करता था कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ करती थी, और इंडिया, इंग्लैंड, इन तमाम टीमों की प्लेइंग 11 क्लियर हुआ करती थी कि बिल्कुल यही प्लेइंग 11 उतरेगी। अच्छा, इक्का दुक्का ऐसा लगता था कि तब्दीली हो। अच्छा, आज बाबर आजम आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दोपहर, सुबह तरफ शुभमन गिल भी आए। आज पाकिस्तान टीम ने सुबह प्रैक्टिस की थी। 10 बजे पाकिस्तान टीम कोलंबो में मौजूद थी, स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे थे। बड़े अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। फास्ट बॉलर बड़े अच्छे निकले नजर आ रहे थे। ज्यादा फास्ट बॉलर अपने आप पर जोर नहीं लगाया, अलबत्ता बैट्समैनों ने प्रॉपर प्रैक्टिस की। आज जो है ना वो गर्मी बहुत ज्यादा थी कोलंबो के अंदर, आज प्रॉपर तौर पर सन निकला हुआ था। जैसे यहाँ पे मौसम नहीं था आज, तो फिर भी सुबह बड़ा अच्छा मौसम था यहाँ पे। लेकिन जो बाद में तो अभी बहुत अभी हो गई है, लेकिन सुबह बड़ी प्यारी खूबसूरत बारिश हुई थी। अली, अब मसला यह है कि बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की। उन्होंने कहा कि देखो, अच्छा, एक सवाल उनसे बड़ा इंपॉर्टेंट किया गया, जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजेदार सवाल था, वर्ल्ड कप के हवाले से था। सवाल किया गया कि वर्ल्ड कप में सब टीमों ने अपने स्क्वाड अनाउंस कर दिए हैं, पाकिस्तान टीम ने अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, क्या वजह है? न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सबके स्क्वाड आ गए हैं, इंडिया ने भी अनाउंस कर दिया, आपका अभी तक नहीं आया। तो जाहिर है उन्होंने कहा कि एशिया कप के बाद हम अनाउंस करना चाहेंगे। एक ने कहा कि भाई क्या वजह? ये भी है कि आप ये समझ रहे हैं कि सारे दोस्त चाह रहे हैं, आपकी टीम में मौजूद हैं, किसी का हार्ट ब्रेक, मतलब दिल टूट जाएगा अगर आप अभी मतलब अनाउंस कर देते हैं एशिया कप चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्रोफेशनल है खिलाड़ी, ये वजह नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं 1-2 स्लॉट्स में हम देखना चाहते हैं कि फाइनल तक हो जाए। कुछ ऐसी हमने माइंड बना लिया अपना
लेकिन फिर भी हम एक आध प्लेयर ऐसा है जिसको हम देखना चाह रहे हैं। बड़े टाइम बाद जो है ना ये चीज आई है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान का स्क्वाड भी काफी हद तक जो है वो क्लियर है। जो आप एक दो प्लेयर्स की बात अनाउंस क्यों नहीं कर रहे? हाँ, उनमें हो सकते हैं। जवाब तो दिया बाबर ने। एक दो प्लेयर्स की आप जो बात कर रहे हैं, जैसे मुझे जो सबसे बड़ा, आपने जो एक दो प्लेयर्स की बात की, तो सबसे ज्यादा जो मुझे डर फील होता है वो फखर जमान का डर मुझे फील होता है कि एशिया कप को कास्ट बनाकर, उसकी मतलब उस फॉर्म को कास्ट बनाकर कहीं उसको ड्रॉप ना कर दिया जाए। मुझे बताऊं, मुझे क्या लग रहा है जो प्लेइंग 11 जो ये स्क्वाड में है, मुझे लग रहा है जैसे फहीम को जो खिला रहे हैं, थोड़ा सा जो इनके माइंड में एक चीज आई है वो ये आई है कि पहले समझ रहे थे कि नवाज हमारी फर्स्ट चॉइस होगा, हर मैच में खिलाएंगे, लेकिन अब इनका माइंड ये आ रहा है कि हमारे जो स्पिनर है 20 ओवर वो मुश्किल हो रहे हैं। तो ये अब समझ रहे हैं कि क्या हमें एक ऐसा, क्योंकि अब वसीम जूनियर है ना, वो बैटिंग में वो कुछ नहीं देते। अब फहीम अशरफ और नवाज की बैटिंग काफी हद तक रिसेंबल करती है। ठीक है, नवाज थोड़े सुपर है बैटिंग में, लेकिन फहीम भी हमने देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, और वैसे भी ठीक है बैटिंग करते हैं, टेस्ट में भी बैटिंग करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाबर के माइंड में यह है कि अगर मैं एक फास्ट बॉलर के साथ जाता हूं तो मैं फहीम को फिर 11 में रखूं। यही सोच आपको पिछले मैच में नजर आई और इंडिया के अगेंस्ट भी कल नजर आ रही है। जो आप बात कर रहे हैं, तो ये मैं आपको बड़ा क्लियर एंड कट बता दूं कि अगर फहीम अशरफ जो कल का मैच है वो उनके लिए वर्ल्ड कप का टिकट भी साबित हो सकता है। अगर कल के मैच के अंदर अगर फहीम अशरफ ने परफॉर्म कर दिया विद अ बॉल, विद अ बैट, यही बाबर कह रहे हैं, फहीम अशरफ जो है वर्ल्ड कप के स्क्वाड की टिकट ले लेंगे। और अगर कल के मैच के अंदर फहीम अशरफ फ्लॉप रहते हैं तो फिर फहीम अशरफ वर्ल्ड कप की टिकट नहीं ले। ये होगा, यही होगा, बात है यही होगा। यही तो आज जो बाबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मैंने समरी निकाली है उनके जो सवाल जवाब से, वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैंने उसको इनक्रिप्ट किया है कि फहीम अशरफ की जो स्लॉट में बांग्लादेश के अंदर चलो दिखा दिया हो गया, लेकिन जो इंडिया, जो ऑब्वियसली इंडिया वाला जो मैच है, क्योंकि अगर वो यहां पे अच्छा करते हैं तो फिर ठीक है, क्योंकि अली ऐसा है कि अगर वो नहीं करेंगे ना तो अगले मैच में आप देखोगे कि फिर आपको जूनियर नजर आएगा। अच्छा, आपको ये नहीं जूनियर दाऊद यार कि चलो अभी श्रीलंका की कंडीशन हो गई, यहाँ फिर शायद फहीम बच जाए, कोवर कास्ट कंडीशन है, पिचे थोड़ी मुख्तलिफ है, इंडिया में फहीम जैसा बॉलर बचेगा नहीं। मुझे ऐसा देखो, इंडिया में कोलकाता के अलावा मैं देख भी रहा था, कोलकाता के अलावा अगर आप देखो तो कोई विकेट आपको उस तरह का नजर नहीं आता जो फास्ट बॉलर को उतना हेल्प करेगा। फ्लैट विकेट्स हैं, फ्लैट विकेट। और अगर फहीम पिटेगा तो उसके बाद बॉल और अगर जो आपके डे नाइट मैच है दोपहर के टाइम, बेशक मौसम सर्दियों की तरफ जा रहा है लेकिन धूप भी कड़क कड़क पड़ेगी, कड़क धूप पड़ेगी अक्टूबर में इंडिया में पड़ेगी, तो उस लिहाज से आप देखोगे तो कंडीशन ड्राई मिलेंगी आपको, स्पिनर्स को सूट करेंगी एज कंपेयर टू जूनियर। अगर आप एक फ्लैट पिच के ऊपर जो है वो खेल रहे हैं, आप इन दोनों के कंपैरिजन करें अगर जूनियर का और आप फहीम का, तो फिर आप किसके साथ जाएंगे? यार मैं इंडिया में अगर खेल रहा हूं तो मैं दो स्पिनर के साथ जाऊंगा, ना मैं जूनियर ना मैं फहीम, सीधी बात है। हाँ ऑब्वियसली फिर अगर आप फास्ट बॉलिंग की बात करो तो जूनियर ही, लेकिन हमारा थोड़ा सा मसला ये भी है ना कि हम ये देखते नहीं है कि यार कि मतलब यहाँ पर ये सूटेबल है, यानी हम ये देखते हैं यार इसने उस जगह पर परफॉर्म किया था या नहीं किया था, श्रीलंका में हमें क्या कर दिया और ये इंडिया में क्या कर दिया। इंडिया में मैं तो स्पिनर के साथ जाना ज्यादा पसंद इंडिया में आप देखेंगे कि जो स्पिनर्स हैं वो विकेट ज्यादा लेते हुए। अच्छा, मैं आज आकाश चोपड़ा को सुन रहा था, वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस कर रहे थे, उन्होंने एक बात की, मुझे बड़ी उनकी बात तो आधी उनकी सच्ची थी लेकिन मुझे बड़ी चुभी उनकी बात। उन्होंने एक बात की, उन्होंने बाबर की बात करे तो उन्होंने टीम इंडिया को नुस्खा बताया जीत का। नुस्खा ये था, उन्होंने कहा कि 13 ओवर अगर आपने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को झेल लिया, 13 ओवर, उन्होंने कहा इसमें आप या तो अपनी एक विकेट दो या तो अपनी एक भी विकेट ना दो। उन्होंने कहा अगर आपने 13 ओवर्स पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के झेल लिए फिर आपको मिलेगा हल्का काम, और उन्होंने कहा ये मैं गारंटी देता हूं, उन्होंने कहा ये मैं गारंटी देता हूं कि बाबर दोबारा फास्ट बॉलर नहीं लाएगा, और ये मैं बाबर पे, मुझ पर ट्रस्ट है मुझे बाबर के ऊपर। ये आपने उसकी बात की, मैं इंडियन जर्नलिस्टों की भी बात करूं तो वो भी यही बात कर रहे थे बांग्लादेश के मैच को लेकर। उनका भी ये मानना था कि बाबर आजम ने वहां पर भी मौका दिया रन बनाने का और बाबर हमें कल भी मौका देगा रन बनाने का। ये इंडियन मीडिया कह रहा है, अभी से कह रहा है कि बाबर हमें मौका देगा। आकाश चोपड़ा ने आज इतना, वो मैं हैरान रह गया, मतलब हैरान क्या रह गया, मुझे भी पता था ये बात, लेकिन मतलब मुझे ही चुभी बात के, मतलब चलो पहले हमें पता है लेकिन ओपोनेंट ने भी ये बात अपने, मतलब आप देखेंगे जब ये आकाश चोपड़ा बात कर रहे हैं तो क्या टीम इंडिया के जो कैंप है उसके माइंड में नहीं है? उनके कैंप में क्या ये नहीं पता होगा, उनके एनालिस्ट को नहीं पता होगा, उनके कोच को नहीं पता होगा, उनके कप्तान को नहीं पता होगा, उनके बैट्समैनों को नहीं पता। जो लोग हमारे साथ यहाँ मैच देखने आते हैं उनके क्या तासुरात थे जब वो 13 से लेकर 35 ओवर तक स्पिनर चलते रहे? वही ना, क्या बता दिया हमें, बहुत बता दिया। अब दूसरी बात ये अली, अब बांग्लादेश के साथ 13 कह रहे हैं ना आकाश चोपड़ा, मैं कहता हूँ अगर 10 ओवर भी इंडिया ने सर्वाइव कर लिया, सिर्फ 10 ओवर, तो इंडिया आगे चला जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा कि 13 ओवर के बाद नहीं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 13 ओवर के बाद फास्ट बॉलर खत्म हो जाएंगे, फिर वो कहेंगे या तो स्पिनर आएंगे या तो जो चौथा फास्ट बॉलर लाइक फहीम वो आएगा, उसको इजीली खेल लेंगे ये लोग। चलो अगर एक आध विकेट भी वो लेता है, जैसे उसने ली भी थी पिछले मैच में, विकेट ली भी थी लेकिन वो शकीब की शायद ली थी बांग्लादेश में, लेकिन मेरा स्टिल ये मानना है फहीम की निस्बत बॉलिंग की मैं बात करूं, जूनियर ज्यादा लीथल साबित हो सकता है। लेकिन अब आप भी तो उनकी मजबूरी भी तो समझिए, बैटिंग भी करनी, वो नवाज को रिप्लेस कर रहे हैं, नवाज बैटिंग में करके देता है,
वसीम जूनियर है तो वो भी ऑलराउंडर है, लेकिन जूनियर ने अभी तक बैटिंग में कुछ करके दिखाया नहीं। लेकिन यार अगर है तो वो भी अच्छा एज कंपेयर आप ये भी बात करें ना, थोड़ा सा आप अपने आप को मजीद एज देना चाहे ना, तो आप सलमान अली आगा की जगह भी नवाज को डाल सकते हैं, क्योंकि नवाज का जो एक्सपीरियंस है ना अगेंस्ट इंडिया वो बहुत ज्यादा। अब ये ना कहिएगा कि यार T20 में कर दिया उसने, इधर कर दिया उधर कर दिया, क्योंकि T20 के अंदर भी नवाज ने अकेला पढ़ के इंडिया से हमें 176-77 वाला मैच निकाल। चलो आप एक बात का जवाब दो, नवाज और आगा सलमान की अगर आप बैटिंग कंपैरिजन करो तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस नंबर पे खेल रहे हैं, अगर आप छठे पे खिलाओ, चलो इफ्तिखार को पांचवें पे कर लो, तो नवाज आपको बैटिंग में भी कुछ ज्यादा करके दे रहे हैं, ज्यादा एक ऑप्शन दे रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कि ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन खैर अब ये बातों का मकसद नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बनती, कोई फजूल बात। मैं अपनी बात ही कर रहा हूं कि हम दोनों की बात का डिस्कशन इंपॉर्टेंट नहीं रखती, क्योंकि पाकिस्तान की 11 हमारे सामने आ चुकी है, कल फहीम खेल रहे हैं। अली साहब मौसम का शो तो अगले में बात करेंगे, लेकिन भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी कहे, इंडिया अब 11 कल क्या खिलाने जा रहा है। अच्छा, इंडिया के 11 के ऊपर एक सवाल नहीं है, दो नहीं है, कम से कम 3 सवालिया निशान है। बिल्कुल। अब उनको कॉम्बो डिसाइड करना है कि भाई किस कॉम्बो के साथ डालना है। उनके भी 3 कॉम्बो उनके नजर आ रहे हैं। पहले तो आप सबसे पहले जो उनको कॉम्बो जो उनका सरदर्दी बना हुआ है, जो मुझे नजर आ रही है उनकी सरदर्दी, वो है बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लेट आप एक जो ठाकुर वाला स्लॉट है, 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे, या वो ये देखेंगे कि यार पाकिस्तान ने तो आज अनाउंस कर दी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने माइंड गेम भी कर दिया। कल शायद उन्होंने कुलदीप जडेजा खेलेंगे और 3 फास्ट बॉलर जिनका मेरे ख्याल से, मेरे मुताबिक अगर मैं उनका स्क्वाड देखूं, जो मुझे उनका बेस्ट कॉम्बो लगता है वही लगता है कि जडेजा, कुलदीप और फिर 3 प्योर फास्ट बॉलर जिसमें आएंगे सिराज, शामी और बुमराह, ये नजर आता है। लेकिन अब इन्होंने क्योंकि 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं, कहीं ना कहीं वो सोचेंगे कि यार क्यों ना जो एक शामी को पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खिलाया था, ठाकुर को खिलाया था, तो क्यों ना अब एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिला लें। क्योंकि आज जैसे अगर आप मैच देखें तो स्पिनर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे बांग्लादेश की तरफ से, नासूम भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, शकीब ने भी ठीक ठाक बॉलिंग किया, श्रीलंका की तरफ से भी अगर आप देखें तो ठीक स्पिन नजर आ रहा था, स्पिनर अच्छा एक शुरू में नजर आ रहे थे। तो सोचेंगे क्या स्पिनर की तरफ हमें जाना चाहिए, या वो सोचेंगे कि यार बैटिंग मजबूत कर रही है, क्योंकि इंडिया की सोच है कि 8वें नंबर पे हमें बैटिंग चाहिए, जैसे पाकिस्तान के शाहीन या नसीम शाह बैटिंग कर लेते हैं, इंडिया के उस तरह से शमी, बुमराह वगैरह बैटिंग नहीं करते हैं, सिराज बैटिंग नहीं करते। तो कहेंगे यार क्या करें हम, अगर ठाकुर को जो है वो अगर हम रखते हैं टीम में, तो यार ठाकुर से बॉल भी करानी पड़ेगी। ठाकुर बॉलिंग में तो वो कुछ नहीं करके दे रहा, लेकिन शायद से वो बैटिंग में हल्का फुल्का 20-25 इंपॉर्टेंट रन बना के देते, लेकिन वो बॉलिंग में आप उसके साथ 10 ओवर अगर आप करवाते हो, ये तो फिर गारंटी है कि 80 रन खा जाएगा वो 10 ओवर में। तो 10 ओवर वाला तो बॉलर नहीं है, 6-7 ही आप ओवर करवा सकते हो उससे, वो भी फिर फायदा नहीं है। फिर अगर सेकंड वो ऑप्शन सोच रहे हैं कि अक्षर के साथ जाया जाए, अब अक्षर के साथ भी बॉलिंग में तो अक्षर भी 6-7 ओवर वाली बॉलर है, बैटिंग में चलो अक्षर थोड़ा सा आपको एज दे देंगे, लेकिन बॉलिंग में वो भी यही करेंगे। लेकिन फिर बात हुआ कि क्या सिर्फ 2 फास्ट बॉलर, बुमराह और सिराज, और एक फिर हार्दिक चलो बन जाएगा ऑलराउंडर। तो अब इंडिया के लिए भी बुमराह, सिराज, शमी के साथ क्यों नहीं जा रहे? मैं वो तो मैंने पहले ऑप्शन दिया ना, ये क्वेश्चन मार्क है ना उनके पास कि अब किसके साथ जाना है। मुझे तो लग रहा है ये जो ठाकुर वाली गलती उन्होंने की थी अब नहीं करेंगे। अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो बेस्ट तो कॉम्बो यही है कि ठाकुर को नहीं होना चाहिए, ठाकुर शामी होना चाहिए। जहां पर इंडिया के इतने स्ट्रॉन्ग बैट्समैन ऊपर से बैटिंग नहीं कर पाएंगे ना अगर, तो ठाकुर नीचे से भी कुछ। मेरा भी मानना है यही है कि अगर आपके 7 बैट्समैनों ने कुछ नहीं किया, तो आपका जो 8वां जो आप खिला रहे हो, जो आधा तीतर आधा बटेर है, जब प्योरली 7 जो प्योर बैट्समैन है जो आपके बेस्ट हैं, जब वो नहीं कर सके तो जो आधा तीतर आधा बटेर है वो क्या करेगा ओडीआई? निस्बत इसके देखो, अगर आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, तो आपको क्या चीज वीक दिखेगी? आपको दिखेगा कि पाकिस्तान की बैटिंग की अगर हमें 2 विकेट्स ले लेना, तो आपको थोड़ी बैटिंग पाकिस्तान की वीक दिखेगी। 10 ओवर में अगर आप हमारे 2 आउट करते हो, उनको पता है कि ये एकदम बैकफुट पर चले जाते हैं। उस दिन अगर आप इंडिया के से कंपेयर करें ना, अगर पाकिस्तान की पोजीशन को, मैं मतलब एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूं, लेकिन शायद कुछ लोग फिर बाद में यार ये क्या बात कर रहे हैं। देखो, अगर आप कंपैरिजन करो तो आपको वहां पर इंडिया को क्रेडिट देना पड़ेगा। क्रेडिट किस चीज का देना पड़ेगा? अगर पाकिस्तान के यहां पर 4 आउट हो जाते ना, तो पाकिस्तान वहां पर लेट जाता। इंडिया ने वहां से रन्स को पहुंचाया 266 पे, और रन बॉल खेले दोनों। हाँ, ये आप बोलो कि तेज खेले। हम नेपाल के अगेंस्ट खेले हैं तेज, लेकिन ठीक है वो बॉलिंग क्वालिटी। हाँ, लेकिन अगर जैसे आप बड़े मैच की बात कर रहे हो, क्योंकि अब 2018 की मुझे याद आती है एशिया कप, वहां पे जब हमारी विकेट गिरती थी तो हम 4 के रन रेट से खेलना शुरू हो जाते थे, 3.5 पौने 4 के रन रेट से। लेकिन ईशान किशन, हार्दिक पांड्या ने 6 को मेंटेन किया और विकेट गिरती, लेकिन क्रेडिट बाबर को भी है कि जिस तरह उन्होंने बॉलिंग। हाँ चले, वो भी है। लेकिन अली जो इंडिया की मुझे जो बेस्ट 11 लग रही है, लोग राहुल का कह रहे हैं राहुल फिट हो गए, मुझे 11 में नजर नहीं आ रहे, मुझे बिल्कुल 11 में नजर नहीं आ रहे। इंडिया की प्लेइंग 11 है वो शुभमन गिल खेलेंगे, खेल रहे हैं। शुभमन गिल और रोहित ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे विराट कोहली, 4 पे अय्यर, 5 पे ईशान किशन, 6 पे हार्दिक पांड्या, 7 पे रविंद्र जडेजा,
8 पे कुलदीप यादव होने चाहिए मेरे ख्याल से, जो उनकी टीम बनती है। और उसके 9, 10, 11 पे 3 फास्ट बॉलर हैं, बुमराह, सिराज और शमी। ये मुझे कहीं ना कहीं जो है ना उनकी बेस्ट कॉम्बो बनती है। इतने टाइम के बाद इतने बड़े मैच में उतार देना उसके साथ भी जाती है, उसको लगती है। लेकिन हकीकत बात है कि आप बाहर के शुक्र अगर वो अय्यर करते हैं, अय्यर आउट हुए थे, लेकिन अय्यर एक अच्छे लीग में नजर आए थे, पूरी फॉर्म में। बल्ला हारिस ने उनका बल्ला तोड़ दिया। इन सब में जितने इंडियन बैट्समैन उस दिन खेलने आए थे, ईशान किशन, और उसने किया मुझे सबसे ज्यादा टच में ये लग रहा है जो आते साथ ईशान किशन को पहले 10 बॉलें तो खाते रहे हैं, कभी हिप पे कभी रिप पे बॉल्स खाते रहे हैं। वो तो जब टाइम मिला है, उन्हें स्पिनर लगे हैं, थोड़ा टाइम सेट हुआ, 20 बॉलें खेली हैं, फिर उन्हें समझ आई, फिर उन्होंने मारना शुरू किया। लेकिन वो जो अय्यर था वो तो आते साथ ही, आपको पता है, इवन हारिस ने जो बॉल डाला उसका बैट तोड़ दिया, लेकिन उसने उसमें भी चौका मार दिया था। तो वो तो बात ठीक है कि वो तो ठीक है, वो आउट हो गया, अनलकी रहा। हारिस का एक था, और फखर का जो कैच था वो अनबिलीवेबल कैच था, अच्छा नजर आ रहा था। और इवन राहुल ने कल, अगर आप बात करें, कल इंडिया की इंडोर प्रैक्टिस हुई थी, कल वो स्टार स्पोर्ट्स में भी डाला था, कोई उसने 1.5 घंटे प्रैक्टिस किया राहुल ने कीपिंग की। कीपिंग करता रहा राहुल। लेकिन बात हुई है कि भाई अगर ईशान किशन को रिप्लेस कर दिया तो फिर वो नहीं गालियां पड़ेगी, वो इंडिया में गालियां पड़ेगी, बहुत गालियां। इंडिया का मुझे लग रहा है कि यही 11 होगी, बेस्ट जो 11 है। लेकिन अगर आप राहुल, जैसे हमारे पास मिसबाक हमारे कोच लगे थे ना, बहुत ब्लंडर मारते थे। हकीकत ये है कि इंडिया का भी डाउनफॉल आया हुआ है शदीद किस्म का, और राहुल द्रविड़ जिस तरीके से उस टीम को चला रहे हैं, अगर आप देखें तो वो बहुत ही ब्लंडर डिसीजन करते हैं, बैठे हुए थे, इंतहाई ब्लंडर डिसीजन। आज बैठे हुए थे, श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच देख रहे थे बैठ के, क्या क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे अपने ज़हन में, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। लेकिन सॉरी टू से, जो भी कर रहे होंगे बेकार ही है। उनकी कोचिंग अगर आप है तो, और पाकिस्तान टीम खेल रही है तो हमें एटलीस्ट बड़ा फायदा, और हम खुश हैं। अगर आप देखें ना उस लिहाज से पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम खुश हैं, क्योंकि वो जिस तरह की कोचिंग करते हैं, हमारे अंदर रूह थी ना मिसबाक की, जो हम अपने गालियां देते रहते थे या चीखते रहते थे, क्या हमारी टीम का बेड़ा गर्क हो रहा है। इस टाइम वो राहुल द्रविड़ ने वही, वो जो इंडिया में फूंक दी, वो जो बेड़ा गर्क करना था जो पाकिस्तान टीम का, वो राहुल द्रविड़ कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए ना कि डिफेंसिव माइंडसेट कितना है राहुल द्रविड़ का। ये चीज बताती है कि वो ठाकुर को खिला रहे हैं कि शायद ये बैटिंग कर देगा। ये नहीं सोच रहे कि अगर वो 20 रन ही बना के देगा ना, 15 बॉलों में 12 बॉलों में 20 बना के देगा एंड से, ये नहीं सोच रहे कि ये 8 ओवरों में 70 रन खा जाएगा। 70 रन जाएगा। कंपेयर शामी अगर जो ऊपर से पाकिस्तान की 2-3 विकेट्स ले गया तो क्या होगा? मतलब आप सोच देख लेना, ये एक हम ये नहीं कर, हमारे तो अच्छी बात है, लेकिन आप एक सोच देख लीजिए ना, यही मिसबाहुल हक की भी सोच थी, डिफेंसिव सोच, और यही आपको राहुल द्रविड़ की सोच नजर आती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो मुझे पाकिस्तान की टीम ज्यादा वेल बैलेंस और पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग नजर आ रही है। थोड़ा सा हमारी एक अटैकिंग ऑप्शन भी नजर आ रहा है, मिकी के होते हुए, और फिर बाबर उनके साथ है, एक अलग ही अप्रोच, एक अलग ही कॉम्बो बना हुआ है। मिकी टीम के साथ मौजूद है, ब्रेड बर्न टीम के साथ मौजूद है, बाबर आजम एक उनके साथ कंफर्ट भी है, पावर बाबर आजम को दी हुई है, फुल पावर दी हुई है, फास्ट बॉलर खुल के बोल कर रहे हैं। ये क्रेडिट जो वो आपका मिकी आर्थर को भी जाता है कि जिस तरह, देखो कोच का काम ये नहीं होता, बहुत लोग आगे कहेंगे वो हाथ पकड़ पकड़ के नहीं सिखाएगा, उसका काम होता है प्लान देना और माइंड सेट देना। जो सबसे बड़ी बात है ना मिकी आर्थर की, वो माइंड सेट दे देते हैं, एक प्लान दे देते हैं कि भाई अब इस प्लान पर हम चलेंगे। बनिस्बत कुछ ऐसे कोच होते हैं जो आगे जैसे टीम चल रही है बस ठीक है चलने तो, अपना काम किया, लल्ला खैर सलाह। मिकी आर्थर के पास एक पॉजिटिव प्लान मौजूद होता है। नहीं बिल्कुल, आप देखें, और हमने देखा है कि बाबर में भी काफी चीजें सुधार आया, बाबर के अंदर भी उनकी जो आप कह लें कप्तानी में भी गलतियां हैं, थोड़ी सी बाबर को भी निकलना पड़ेगा। जाहिर है अब उनकी जिस तरह से वो आगे चले थे, थोड़ा सा वो काफी पहले डिफेंसिव हो गए थे, अब टाइम लगेगा उनको इंप्रूवमेंट में। मिकी आर्थर श्रीलंका के कोच थे, श्रीलंका ने एशिया कप जीत लिया था, तो पाकिस्तान के कोच है, मिकी कोच थे, उन्होंने देखे जितवा दिया था, तो उम्मीद तो पूरी है कि इस बार पाकिस्तान के कोच हैं, अल्लाह करे हमारी भी किस्मत बदल जाए। लेकिन अली, कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली जारी किया, क्योंकि रिजर्व डे के ऊपर बड़ा चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हमसे पूछा गया था, हमारी इजाजत के साथ हुआ है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया का कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। कल बाबर की कप्तानी भी बहुत अहमियत की हामिल है। मैच उम्मीद है कि होगा जैसे आज भी हो रहा है। अगला इसके बाद शो करते हैं अली साहब, डिटेल वेदर एनालिसिस करेंगे कि वेदर की क्या फोरकास्ट है, काफी अपडेट आ रही हैं, काफी जो कोलंबो में हेडक्वार्टर है इनका वेदर फोरकास्ट का, उससे डायरेक्ट हमारी अभी कम्युनिकेशन, एक उनकी फोन भी करना था, अभी दोपहर को भी बात हुई थी, उन्होंने एक रिपोर्ट भी भेजी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। काफी सारी और भी अपडेट्स हैं, लेकिन कल पूरा दिन आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपने हमारे साथ रहना है, डिफरेंट आपको अपडेट्स देते रहेंगे। जो होगा, अगर मैच छोटा होगा क्या होगा, रूल्स क्या चलेंगे रिजर्व डे के हवाले से, क्या डीएल्स मेथड के आएंगे, सब आपको अपडेट मिलेगी। अली, क्या करना चाहिए, फाइनल थॉट्स कल अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है क्या करना चाहिए? अगर कल पाकिस्तान टॉस जीता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉलिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए पाकिस्तान को। देखिए अब आपको सिचुएशन देखनी चाहिए, क्योंकि आप ना इंडिया को इजी नहीं कर सकते। आपने इंडिया को खौफ में थोड़ा सा मुब्तला किया अपनी बॉलिंग से। अगर खुदा न खास्ता आपने बैटिंग की ना और आपकी बैटिंग के अंदर हो गया कोलैप्स, इंडिया हो जाएगा इजी। मेंटली जहां पर इंडिया इजी हुआ ना,
वहां से आपके लिए मुश्किल और देखो कल काफी एक चीज मैटर भी करेगी, काफी चीज वो करेगी कल वेदर क्या। अगर तो कल ह्यूमिडिटी हुई, कल थोड़ी गर्मी में आपको लग रहा हो कि यार अभी 2 घंटे 3 घंटे तक तो बारिश नहीं होने वाली, और ह्यूमिडिटी हुई भी, तो फिर तो बेहतर है कि आप बैटिंग ही कर लो। उसकी वजह यह है अली कि अगर आप उसमें बैटिंग करते हो, बॉलिंग भी करते हो, तो आपके फास्ट बॉलर को कुछ मिलने वाला है 10 ओवर में मुश्किल हो जाएगी। 10 ओवर में मिलेगी नहीं, उसको आपके फास्ट बॉलर रह जाएंगे, फिर आपके पास स्पिनर तो वैसे ही बहुत मारेगा है ही, फिर वो 300 सवा 300 तो जाने की कोशिश करेंगे। कल बहुत मुश्किल है कि वहां पर जो है ना वो आज भी रेन फोरकास्ट नहीं, कल की कुछ नहीं, लेकिन चलो अब मैं वही बता रहा हूं ना, बाबर ज्यादा बेहतर देखेंगे वहां पे मौजूद है। लेकिन अगर अभी मैं आज से मैं कैसे बता दूं कि कल क्या मौसम, मतलब कल अगर ना हुई बारिश तो ज्यादा ह्यूमिडिटी के चांस ज्यादा है। लेकिन अगर ये बारिश वाला माहौल बन रहा हुआ तो भाई पर सीधा आप जो है वो आप बॉलिंग करो, और उसकी वजह यह है कि आपके फास्ट बॉलर का हवा भी बना हुआ है। दूसरी बात यह कि अगर आप 250 के अंडर इंडिया को आउट करते हो तो आप चेस भी इजीली कर लोगे, क्योंकि 250 से कम पे अगर आपने उनको टारगेट दिया तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा वो टारगेट चेस करना। तो ये पाकिस्तान के पास एक आसान सा गुर है कि पाकिस्तान जाए। लेकिन एक और बात भी है, क्योंकि अगर आप दूसरे दिन तक जाते हो, दूसरा दिन एक पहले बैटिंग करने का एक फायदा यह भी है कि अगर मैच में बारिश का सिलसिला रहता है और मैच कल अगले दिन नेक्स्ट रिजर्व डे में जाता है, तो उसमें एक बड़ा मेंटली आपके लिए फ्रस्ट्रेशन हो जाती है बैट्समैनों के लिए कि अगले दिन आकर उन्होंने फिर से खेलना है, वो टेस्ट मैच वाली वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। उस लिहाज से मेरे ख्याल से अगर आप पहले बैटिंग करके, याद होगा आपको सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और इंडिया का, न्यूजीलैंड ने कोई 222-23 बनाया था, लेकिन अगले दिन वो भी आके डिफेंड हो गया। तो ये एक चीज रहती है कि अगर आप पहले बैटिंग करके इवन 250 240 बना दो और अगले दिन फिर अगर इंडिया को बैटिंग करने आना होता है तो ये उनके लिए आसान नहीं होगा। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पर जाइए और उनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, एक भी फॉलो कीजिए। मैं लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, आप ख्याल रखिएगा।